हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं क्योंकि आपके कमेंट आ रहे हैं बहुत ही अच्छे। तो इसी के साथ क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आज भी हम सदिश में आगे कुछ टॉपिक करने वाले हैं। और आज का टॉपिक मैं आपको पहले ही बता दूं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिव, थोड़ा सा जटिल होने वाला है। तो सदिश का जो आज हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है सदिशों की गुणनफल। सदिशों के अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सदिशों का संयोजन और सदिशों का वियोजन। संयोजन मतलब जोड़ना, वियोजन मतलब टूटना। ये पढ़ा हुआ है अपन ने। अभी तक ये पढ़ा था त्रिभुज नियम, चतुर्भुज नियम, ठीक है, बहुभुज नियम हमने अभी तक पढ़े थे। तो आज हम बात कर रहे हैं सदिशों की किस प्रकार से हम गुणनफल करते हैं, सदिशों का किस प्रकार से गुणा करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप जितने भी अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हो तो शेयर करो ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। बहुत ही जीरो से, बहुत ही टिपिकल टॉपिक जो वेक्टर है हो रहे हैं ना, उनको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल सरल तरीके से यहाँ पे समझाया जा रहा है, ठीक है। जिसके नोट्स भी आपको हमारी एप्लीकेशन में जल्दी से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे सदिशों में गुणनफल की। सदिशों में गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर्स, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो देखिए हम सदिशों में क्या क्या गुणनफल कर सकते हैं। तो देखो सदिशों की हम वास्तविक संख्या से भी गुणनफल करते हैं। तो सदिश राशि को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? देखिए ए वेक्टर से। कैसे प्रदर्शित करते हैं? ए वेक्टर, बी वेक्टर, आर वेक्टर, है ना। तो कोई भी सदिश राशि जो होती है ना, ए वेक्टर, उसको अगर हम किसी वास्तविक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4, ठीक है। जैसे 2 से गुणा करें तो एक नया सदिश बनेगा जो कि हो जाएगा सी वेक्टर। इस तरह से हम इसको अभी अपन इसको पूरा डिटेल से, विस्तार से पढ़ने वाले हैं। फिर हम सदिशों की अदिश संख्या से गुणनफल भी कर सकते हैं। अदिश संख्या क्या होती है? अदिश संख्या या अदिश राशि, यहां पर इसको अदिश राशि करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। अदिश राशि, यहां पर लिखेंगे सदिश राशि। तो किसी भी सदिश राशि की अगर हम अदिश राशि से गुणनफल करेंगे तो सदिश राशि क्या होती है? ए वेक्टर। और अदिश राशि क्या होती है? जिसके पास केवल परिमाण होता है, जिसके पास दिशा का ज्ञान नहीं होता है। जैसे कि द्रव्यमान मान लीजिए, ठीक है। कोई भी ऐसी राशि जिसके पास केवल परिमाण है वो अदिश होती है। तो अदिश की भी हम सदिश राशि से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि सदिश राशि की फिर से सदिश राशि से गुणा करेंगे। फिर से देखिए, सबसे पहले हम सदिश राशि की वास्तविक संख्या से गुणा करेंगे, ठीक है। फिर हम सदिश राशि की अदिश राशि से गुणा करेंगे और देखेंगे हमें क्या प्राप्त होता है। फिर हम सदिश राशि की ही सदिश राशि से गुणा करेंगे। तो सदिश राशि की जब सदिश राशि से गुणा करते हैं तो इसके दो प्रकार के इसके तरीके होते हैं। एक बार क्या होता है कि सदिश की हम सदिश से गुणा करते हैं तो हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। ये हम इसी लेक्चर में आगे पढ़ने वाले हैं। और कई बार क्या होता है, सदिश राशि की सदिश से गुणा करते हैं तो हमें राशि भी सदिश ही प्राप्त होती है। फिर से बोल रहा हूं, कई बार क्या होता है, सदिश राशि की सदिश राशि से गुणा कर रहे हैं तो हमें अदिश राशि प्राप्त हो रही है। जबकि कई बार यह होता है कि सदिश राशि की सदिश राशि से गुणा कर रहे हैं और हमें सदिश राशि ही प्राप्त हो रही है। तो जब हमें दो सदिश राशियों से सदिश राशि प्राप्त होती है तो उसको बोलते हैं हम सदिश गुणनफल। और जब हमें दो सदिश राशियों से अदिश राशि प्राप्त होती है तो उसको हम बोलते हैं अदिश गुणनफल। तो इस प्रकार से हम आज कुल मिला के गुणनफल पढ़ने वाले हैं। इसको बिल्कुल विस्तार से, जीरो से समझना, बिल्कुल प्यार से आपको समझाएंगे। टॉपिक भी बड़ा प्यारा है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि किसी सदिश राशि की वास्तविक संख्या से गुणा किस प्रकार की जाती है। तो मान लीजिए एक सदिश राशि है ए वेक्टर। अगर कोई वास्तविक संख्या जैसे कि आ जाती है 5, उसको अगर ए वेक्टर से गुणा कर दी जाए तो क्या होगा? इस सदिश राशि का जो परिमाण है वो 5 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन दिशा वही रहेगी। तो देखिए 5 से गुणा कर दिया तो एक नई सदिश राशि प्राप्त हुई। ये देखिए नई सदिश राशि प्राप्त है जिसको हम बोल देंगे सी वेक्टर।
जिसका परिमाण पहले वाले सदिश की तुलना में 5 गुना बढ़ गया है और दिशा वो की वही रही है। तो यहां पर हम लिखते हैं यदि किसी सदिश राशि का गुणनफल, यदि किसी सदिश राशि का क्या लिखेंगे, गुणनफल वास्तविक राशि से किया जाए, वास्तविक राशि से किया जाए तो हमें सदिश राशि ही प्राप्त होती है, सदिश राशि ही प्राप्त होती है। समझ में आ रही है बेटा बात? सबको समझ में आ रही है बात? इधर देखिए, ये देखिए एक सदिश राशि है, हाँ ये सदिश राशि है, मैंने किससे गुणा की, इसकी 5 से, जो कि वास्तविक संख्या थी। तो सदिश राशि की वास्तविक संख्या से गुणा करने पर भी मुझे फिर से सदिश राशि ही प्राप्त होती है, जिसकी दिशा, देखिए इस केस में दिशा वही रही, बस परिमाण 5 गुना बढ़ गया है। मैं आपको और एग्जांपल इसके देता हूं। मान लीजिए एक सदिश राशि है, वो है C वेक्टर। तो अगर मैं इसकी -2 से गुणा करूं तो क्या -2 बताइए वास्तविक संख्या होती है? हाँ। तो आपको पता है -1, माइनस की सभी राशियां, प्लस की सभी राशियां, सभी परिमेय संख्या, सभी पूर्णांक, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, 0 से प्लस तक चलते रहो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और -1, -2, -3, -4 चलते रहो, ये सभी वास्तविक संख्या होती है। आपने ये 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो अगर मैं -2 से गुणा करता हूं तो क्या होगा? तो पहली बात देखिए, परिमाण इसका 2 गुना बढ़ जाएगा। इसका परिमाण देखिए, जो नया सदिश बना उसका परिमाण 2 गुना बढ़ा। अब आगे क्या लिखा है? माइनस, माइनस मतलब दिशा विपरीत हो जाएगी। तो यह बात आपको समझ में आई कि जो नया सदिश बना, मान लीजिए वो D वेक्टर है और उसकी वैल्यू -2C वेक्टर है। तो कभी भी हम सदिश राशि की वास्तविक संख्या, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, से गुणा करते हैं तो हमें एक नई सदिश राशि प्राप्त होती है। ये सबको समझ में आ रही है बात? ओके, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि ये एक सदिश राशि है जिसका नाम है A वेक्टर, और इसकी गुणा हम करेंगे -5/2 से। तो क्या हम गुणा कर सकते हैं -5/2 से? तो हां कर सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या भी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो इस बार क्या होगा? परिमाण 2.5 गुना बढ़ जाएगा। ये देखिए, परिमाण 2.5 गुना बढ़ गया है। ठीक है, लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है, देखिए। ठीक है, क्योंकि इसका परिमाण तो 1 है, इसका परिमाण 5/2 क्या होता है? 2.5, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। तो इसको हम कुछ और नाम देते हैं, जैसे कोई E वेक्टर। तो इस तरह से हम किसी भी सदिश राशि की वास्तविक संख्या से गुणा कर सकते हैं और हमें फिर से सदिश राशि ही प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। तो यहां पर हम बात करेंगे सदिश राशि की अदिश राशि से गुणा। तो अदिश राशि क्या होती है, पहले तो ये बताइए। अदिश राशि वो होती है जिसके पास केवल परिमाण होता है, जिसके पास दिशा का ज्ञान नहीं होता है। जैसे कि आपको बताता हूं अदिश राशि के उदाहरण। द्रव्यमान के पास केवल परिमाण होता है, 3 kg, 4 kg, 5 kg। समय भी एक अदिश राशि होती है, 5 सेकंड, जिसमें हमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल परिमाण बताना होता है, वो अदिश राशि होती है। ठीक है, तो अगर हम किसी अदिश राशि, जैसे कि एक बात बताता हूं आपको उदाहरण, जैसे कि त्वरण जो होता है ना, त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर, आप आगे पढ़ेंगे, वेग में परिवर्तन की दर होता है त्वरण, और त्वरण एक सदिश राशि होती है। जब मैं त्वरण में द्रव्यमान की गुणा करता हूं, द्रव्यमान कौन सी राशि है? तो यहां पे लिखूंगा त्वरण, यहां पर एक सदिश राशि है और द्रव्यमान यहां पर एक अदिश राशि है। तो देखिए, अदिश राशि की किससे गुणा हो रही है? सदिश राशि से।
तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? हमें प्राप्त हो रहा है बल, जो कि कौन सी राशि है? जो कि एक सदिश राशि है। तो क्या मिला आपको? क्या समझ में आया? और एग्जांपल देता हूं, जैसे वेग। वेग पता है आपको? वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। हम ये आगे वाले लेक्चर्स में जब आगे चैप्टर पढ़ते रहेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है? बस बने रहो। तो सारा चैप्टर, सब कुछ, हम सारा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। तो यहां पर v क्या होता है? वेग होता है। क्या होता है? वेग। और ये होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो वेग एक सदिश राशि होती है, और वेग की गुणा जब हम द्रव्यमान से करते हैं तो हमें प्राप्त होता है संवेग। तो फिर से बताइए, वेग क्या हुई? सदिश राशि, ठीक है? द्रव्यमान क्या हुआ? द्रव्यमान हुआ अदिश राशि। और जब भी किसी सदिश राशि की गुणा अदिश राशि से होती है, सदिश राशि की गुणा अदिश राशि से होती है, तो हमें वापस से कौन सी राशि प्राप्त होती है? सदिश। तो ये भी हमें कौन सी राशि प्राप्त हो गई यहां पे? सदिश, ठीक है? और उदाहरण दे सकता हूं आपको मैं। क्या बोलेंगे? एक उदाहरण और दे देते हैं आपको, कि जैसे एक होता है बल। बल एक सदिश राशि है। यहां पे देखिए, बल सदिश राशि है। बल में समय की गुणा करते हैं। समय एक अदिश राशि है। फिर से लिख देता हूं, समय एक अदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। और इससे हमें एक नई राशि प्राप्त होती है, जो कि होती है आवेग, ठीक है? इसको भी हम पढ़ेंगे। ये 5वें चैप्टर में सूत्र आएगा। अभी मेरा यहां पर बताने का क्या मकसद है? मैं क्या बता रहा हूं आपको? मैं ये बता रहा हूं आपको कि कभी भी हम अदिश राशि की सदिश राशि से गुणा करते हैं तो हमें हमेशा सदिश राशि ही प्राप्त होती है। ये बात आपको याद रखनी है। इस बात को हम यहां पर नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे, यदि किसी सदिश राशि में, यदि किसी सदिश राशि में अदिश राशि की गुणा की जाती है, यदि किसी सदिश राशि में अदिश राशि की गुणा की जाती है, तो हमें सदिश राशि प्राप्त होती है। तो हमें सदिश राशि प्राप्त होती है। तो आया बेटा समझ में सबको? सदिश राशि की अदिश राशि से गुणा करेंगे, फिर से हमें सदिश राशि ही प्राप्त होगी, ठीक है? अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे, यदि हम सदिश राशि की सदिश राशि से गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो देखिए यहां पे, यदि हम सदिश राशि की, जैसे कि मान लीजिए ए वेक्टर एक सदिश राशि है और बी वेक्टर भी एक सदिश राशि है। फिर से बना रहा हूं, ए वेक्टर एक सदिश राशि है और बी वेक्टर भी एक सदिश राशि है। तो दो स्थितियां होती हैं। अब थोड़ा गौर से देखिए, थोड़ा ध्यान देने का समय अब आ गया है आपका। कई बार क्या होता है, दो सदिश राशियां होती हैं और उनसे उनके गुणनफल के कारण भी आपको सदिश राशि ही प्राप्त होती है। तो क्या ये कौन सी राशि है? ये सदिश राशि है। ये कौन सी राशि है? ये भी सदिश राशि है। और इन दोनों के गुणनफल से आपको कौन सी राशि प्राप्त हुई? आपको फिर से सदिश राशि प्राप्त हुई। तो अगर आपको दो सदिश राशियों से वापस सदिश राशि मिल रही है तो आप बोलोगे ऐसे गुणनफल को हम सदिश गुणनफल कहते हैं, क्योंकि सदिश राशि प्राप्त हुई तो क्या बोल देंगे? सदिश गुणनफल। और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है, इसका जो सिंबल होता है, वो होता है क्रॉस ऐसे, ठीक है? तो इसका क्रॉस का सिंबल यह है कि अगर हम इस समय, इसका मतलब यह है कि इन दोनों सदिश राशियों के गुणनफल से हमें सदिश राशि प्राप्त हो रही है, तो ऐसे गुणनफल को हम सदिश गुणनफल कहते हैं। और यदि
किसी स्थिति में ध्यान दीजिए, यदि किसी स्थिति में हमें, ये देखिए दो सदिश राशि हैं और इनसे हमें फिर से अदिश राशि प्राप्त हो, फिर से देखिए ये कौन है, सदिश, ये कौन है, सदिश, लेकिन ये कौन है, अदिश। तो इस बार क्या हुआ, दो सदिश राशियों से हमें अदिश राशि प्राप्त हुई। तो जब दो सदिश राशि से हमें अदिश राशि प्राप्त होगी तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे अदिश गुणनफल। आ रही है क्या समझ में बात, अदिश गुणनफल। तो हर गुणनफल का अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है, जैसे सदिश गुणनफल का चिन्ह था कि क्रॉस लगा दिया, तो अदिश गुणनफल का चिन्ह होगा कि डॉट लगा दो। तो कभी भी याद रखना, यदि दो सदिशों के बीच में दो सदिशों की गुणा हो रही है, पहली बात सुनो, तो पहला पॉइंट दो सदिशों की गुणा हो रही है, दूसरा पॉइंट उनके बीच में डॉट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, डॉट। तो आप कह देना कि इनसे बनने वाली जो राशि होगी वो अदिश होगी, अदिश। लेकिन दो सदिशों के बीच में क्रॉस लगा हुआ है तो हमें सदिश राशि प्राप्त होगी, डॉट से अदिश, क्रॉस से सदिश। आया क्या समझ में सबको, ओके। तो और इनके नाम है, सदिश गुणनफल को हम तिर्यक गुणनफल कहते हैं, तिर्यक गुणनफल, और अदिश गुणनफल को हम बिंदु गुणनफल कहते हैं। क्या बोलते हैं, बिंदु गुणनफल, बिंदु गुणनफल। तो अदिश, क्योंकि बिंदु बना हुआ है तो क्या बोलेंगे, बिंदु गुणनफल। तो बिंदु गुणनफल एक अदिश गुणनफल एक ही बात होती है, सदिश गुणनफल या तिर्यक गुणनफल एक ही बात होती है। क्यों, फिर से बोलेंगे, क्यों बोला मैंने सदिश गुणनफल, क्योंकि इन दोनों से सदिश राशि प्राप्त हो रही है। क्यों बोला मैंने अदिश गुणनफल, इन दोनों से अदिश राशि प्राप्त हो रही है, ठीक है, ओके। अब डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अदिश गुणनफल की। बहुत 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 महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, ठीक है। हमेशा आपके 11th में, 12th में, बार बार फिजिक्स में हर चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल आता रहेगा, ठीक है। तो डिटेल में यहां पे अच्छी तरह देखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको ये अच्छे लगने लग जाएंगे। तो यहां पर बात कर रहा हूं मैं अदिश गुणनफल की। तो डिटेल में बात करेंगे आज की क्लास में अदिश की, और अगली क्लास में हम सदिश की बात करने वाले हैं डिटेल में। तो यहां पर अपनी अगली नेक्स्ट हेडिंग है अदिश गुणनफल। इसको हम बिंदु गुणनफल भी कहते हैं, तो लिख देंगे साथ साथ में बिंदु गुणनफल, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। बिंदु मतलब डॉट होता है और गुणनफल का मतलब होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो मान लीजिए एक सदिश है ए वेक्टर, ओके, और दूसरा सदिश है बी वेक्टर, ठीक है भाई, और दोनों के मध्य कोण बन रहा है थीटा। तो मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। अब कुछ बातें पिछले लेक्चर्स की वापस से करेंगे। मैंने आपको बताया था पिछले कुछ लेक्चर्स में कि जब भी कोई सदिश राशि होती है और वो एक्स अक्ष से या कहीं से भी, किसी भी अक्ष से कोई थीटा एंगल बना रही होती है, तो जहां से एंगल बना रही है, देखिए जहां से कोण बनता है, यहां से कोण बन रहा है क्या, हाँ, ये कौन है आर। तो जहां से कोण बनता है कॉस थीटा, परपेंडिकुलर या लंबवत साइन थीटा। जहां से कोण बन रहा है कॉस थीटा, तो जहां से कोण बन रहा है वो ले लेंगे कॉस थीटा। देखिए कोण यहां से बन रहा है तो इसको लिखेंगे आर कॉस थीटा। इस आर कॉस थीटा की लंबवत रेखा कौन सी है, ये वाली, तो क्या लिख देंगे आर साइन थीटा। समझ में आ रही है बात सबको, ठीक है। और उदाहरण दूं आपको, जैसे कि ये एक बल है और ये बल 10 न्यूटन का है, 10 न्यूटन,
और ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री कोण बना रहा है। जहां से कोण बनता है cos थीटा परपेंडिकुलर साइन थीटा, जहां से कोण बनता है cos थीटा परपेंडिकुलर साइन थीटा। ध्यान दीजिए 10 cos 45, जहां से कोण बना cos थीटा लिखा, इसके लंबवत क्या लिखा 10 sin 45। कभी भूलोगे तो नहीं अब ये बात, ठीक है? ऐसी बातें भूलना नहीं। आगे देखिए, तो अब ये देखिए यहां से एंगल बन रहा है बी। बी का कोण कहां से बन रहा है? यहां से। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या कि बी ए से एंगल बना रहा है थीटा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ये जो वैल्यू हो गई यहां से, ये हो गई बी कॉस थीटा, क्योंकि बी ए से थीटा कोण बना रहा है, तो जहां से कोण बनता है कॉस थीटा। ये बात आपको क्लियर हुई? ओके। तो अगर मैं, तो इसको बोलते हैं, देखिए जब भी हम घटक निकालते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बी कॉस थीटा को बोलते हैं सदिश। बी कॉस थीटा को क्या बोलते हैं? बी कॉस थीटा को बोलते हैं सदिश बी का, सदिश बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप। देखिए बी वेक्टर की वैल्यू मैंने निकाली ए पर, तो बी ने एंगल बनाया था ना ए से थीटा, तो ये ए दिशा में इसकी मान क्या हो गया? बी कॉस थीटा। अगर मैं दोनों के परिमाण को गुणा करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? यह है बी कॉस थीटा और इसका परिमाण है मेरे पास ए। ये बात आपको समझ में आ रही है? ओके। फिर से देखिए, इसी चीज को मैं आगे आपको बना के दिखाता हूं। थोड़ा यहां लिख लेते हैं इसको। देखिए बी कॉस थीटा गुणा ए, देखते रहिए समझ में आता रहेगा। देखिए अब क्या करूंगा, फिर से बनाऊंगा। ये क्या है? ए वेक्टर। ये क्या है? बी वेक्टर। तो बी वेक्टर यहां से थीटा एंगल बना रहा था, जहां से कोण बनता है कॉस थीटा। अब अगर ए वेक्टर का प्रक्षेप निकाला जाए तो ए वेक्टर भी तो बी वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर ए वेक्टर के घटक निकाले जाएं तो वापस से बात करेंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जहां से एंगल बने तो ए वेक्टर भी बी से एंगल बना रहा है, तो ए वेक्टर का घटक ले लिया जाए तो जहां से एंगल बनेगा cos थीटा। तो देखिए ए वेक्टर बी से एंगल बना रहा है थीटा और बी वेक्टर ए से एंगल बना रहा है थीटा, तो बी वेक्टर का घटक क्या हो गया? बी cos थीटा, क्योंकि यहां से एंगल थीटा बना रहा था, और ए वेक्टर का घटक हो गया है ए cos थीटा। आगे बात समझ में सबको? अगर इन दोनों की परिमाण की गुणा की जाए तो ये भी मिलेगा हमें ए cos थीटा इंटू बी। क्या मिलेगा? ए cos थीटा इंटू बी। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आई? तो एक बात बताइए, अगर मैं इस दिशा में गुणा करता हूं दोनों के घटक की, तो भी मुझे, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो भी मुझे क्या मिलेगा? a इंटू बी, और आगे क्या पड़ा है? cos थीटा। और अब मैं इस चित्र के हिसाब से इस दिशा में अगर दोनों का मान निकालना चाहूं तो भी मुझे क्या मिलेगा? a इंटू बी इंटू cos थीटा। ठीक है, इन दोनों उदाहरण को फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए, वंस मोर। ठीक है, एक बार देखिए। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। अब हमने बी वेक्टर का घटक निकाला। बी वेक्टर ए वेक्टर से कितना कोण बना रहा है? थीटा बना रहा है। तो जहां से कोण बनता है क्या होता है? cos थीटा। तो ये बी का क्या हो जाएगा? बी cos थीटा। आगे क्या पड़ा है? ए। दोनों के परिमाणों की गुणनफल करो, बी cos थीटा इंटू ए, तो ये बन गया ए बी cos थीटा। अब जो मैंने बी cos थीटा को क्या बोला? सदिश बी का ए पर प्रक्षेप। ठीक है, अब आगे देखिए। अब ए वेक्टर बी वेक्टर से कितना कोण बना रहा है? सेम बात, थीटा। तो ए वेक्टर का घटक निकालूंगा बी से, क्या हो जाएगा? ए cos थीटा। तो अब इस दिशा में दोनों की परिमाणों की गुणा करूं तो ए cos थीटा इंटू बी, ये हो जाएगा ए cos थीटा इंटू बी, ये हो जाएगा ए बी cos थीटा। तो ये इस दिशा में भी दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है परिमाणों की? ए बी cos थीटा, और इस दिशा में भी ए बी cos थीटा आ रही है। इसका मतलब ए बी cos थीटा इस दिशा में जाओ तो भी मिल सकता है, और इस दिशा में गुणा करो तो भी मिल सकता है। दोनों अगर इस दिशा में गुणा कर रहे हैं ना, दोनों की गुणा, तो भी एक ए बी cos थीटा मिल रहा है, और इस दिशा में गुणा कर रहे हैं तो भी। और जिस राशि की
जिस भी राशि की के मान एक से अधिक दिशा में होते हैं, इसका मतलब उसके लिए कोई निश्चित दिशा फिक्स नहीं है, डिसाइड नहीं है। क्योंकि इस दिशा में जा रहे हैं तो भी ए बी कॉस थीटा मिल रहा है, इस दिशा में जा रहे हैं तो भी ए बी कॉस थीटा मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी कॉस थीटा एक सदिश राशि हुई या अदिश हुई? तो ए बी कॉस थीटा एक अदिश राशि हुई। सदिश राशि क्या होती है? जिसकी एक निश्चित दिशा में मान होता है। जैसे कि कोई सदिश एक दिशा में जा रहा है तो उसका मान आई कैप होगा, और वाई दिशा में जा रहा है तो जे कैप लगाएंगे ना सदिश में। अब इसका मान इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, इसका मतलब ए बी कॉस थीटा एक अदिश राशि हमें मिल रही है। ये आपको मैं बताना चाहता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको समझ में आई है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, नहीं समझ में आई तो मैं एक बार फिर से बोल सकता हूं आपके लिए। सदिश ए वेक्टर का, ये देखिए ए वेक्टर का मान मैंने बी पे निकाला है ना, ए वेक्टर का मान मैंने बी पे निकाला है, तो सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, इस तरह से हम इस बात को लिखते हैं। ठीक है, एक बार इसको मैं आपको आगे अपन बताते हैं, फिर मैं इसको वापस से आपको दोहराता हूं। तो क्या होता है कि जब भी हम दो सदिश राशियों का बिंदु गुणनफल करते हैं तो हमें इसका मान क्या प्राप्त होता है? हमें इसका मान प्राप्त होता है ए बी कॉस थीटा। बिंदु गुणनफल को मैं क्या बोलता हूं? अदिश गुणनफल। इसको बोलता हूं मैं अदिश गुणनफल। इसका मतलब मुझे दोनों सदिशों से कौन सी राशि प्राप्त होने वाली है? अदिश राशि प्राप्त होने वाली है। अदिश राशि, मान लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से मुझे जो अदिश राशि प्राप्त होने वाली है वो सी है। तो उस सी का मान क्या होगा? उस सी का मान होगा ए बी कॉस थीटा। मैं और एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए बी वेक्टर और सी वेक्टर दो सदिश राशियां हैं और मैं दोनों का बिंदु गुणनफल करता हूं, तो मुझे एक नई राशि प्राप्त होती है जो कि है डी वेक्टर। अब नई राशि प्राप्त होती है जो कि है डी। मैं वेक्टर नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे इन दोनों सदिश राशियों से अदिश राशि प्राप्त होगी। तो इस डी का मान क्या होगा? इस डी का मान होगा बी सी और कॉस थीटा। जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान था ए बी कॉस थीटा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान हो जाएगा बी सी कॉस थीटा, और ये बी सी कॉस थीटा एक अदिश राशि है। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि दो सदिशों से हमें अदिश राशि कैसे प्राप्त हुई? क्योंकि अगर आप देखें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। अब ए बी कॉस थीटा का मान इस दिशा में भी आ रहा है, ए बी कॉस थीटा का मान इस दिशा में भी आ रहा है, तो क्या ए बी कॉस थीटा का मान किसी निश्चित दिशा में आ रहा है? नहीं आ रहा, दो दिशा में आ रहा है। इसका मतलब ए बी कॉस थीटा एक अदिश राशि है। ये बात समझ में आई? यही बात आपको मैं बताना चाहता हूं। यही मुख्य बात है कि ए बी कॉस थीटा एक अदिश राशि है। तो यहां पर कई बार हमसे कथन पूछते हैं कि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिंदु गुणनफल से आप क्या समझते हैं? बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिए, यहां इसका कथन लिखते हैं। कथन, दो सदिशों, यहां लिखेंगे दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के का अदिश गुणनफल या की लिख सकते हैं दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के अदिश गुणनफल से हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है। हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है जिसका मान, ध्यान दीजिए, जिसका मान दोनों सदिशों के परिमाण तथा दोनों
सदिशों के बीच के कोण, दोनों सदिशों के बीच के कोण की कोज्या, बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए ये लाइन इतनी बड़ी लिखी, क्या आप इसे बिना याद करे डायरेक्ट बना सकते हैं फॉर्मूले से? तो बना सकते हैं। फिजिक्स में कभी भी परिभाषा या कथन याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम उन्हें सीधे सीधे इक्वेशन से बना सकते हैं। देखिए तो यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का अदिश गुणनफल, कौन सा गुणनफल? अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है। ध्यान से देखिए, दो वेक्टर ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है जिसका मान दोनों सदिशों के परिमाणों के, दोनों सदिशों के परिमाण, ये देखिए दोनों, ए वेक्टर का परिमाण क्या होता है? ए, बी वेक्टर का परिमाण क्या होता है? बी। दोनों सदिशों के परिमाण तथा दोनों सदिशों के बीच के कोण, बीच के कोण की कोज्या, कोस को क्या बोलते हैं? कोज्या, और साइन को क्या बोलते हैं? ज्या। ठीक है, तो दोनों सदिशों के बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होती है। तो बताओ याद करना पड़ा है, यहां से बना लिया, इस फॉर्मूले से बना लिया। एक बार और पढ़ें, एक बार और देखें इसको। ठीक है, देखो तो एक बार और देखते हैं। दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल एक अदिश राशि होती है जिसका मान दोनों सदिशों के परिमाण तथा दोनों सदिशों के बीच की कोण की कोज्या के बराबर होता है। सबको आई क्या बात समझ में? इसे ही हम अदिश गुणनफल कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं बात को। अब तो अभी तक हमें पता लग गया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट का मतलब क्या होता है? अदिश गुणनफल, और इसका मान होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसके अलग अलग केसेस, अलग अलग स्थितियों के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस हिंदी में बात करेंगे विशेष स्थितियां। सबसे पहला पॉइंट, यदि दो सदिश समांतर, परस्पर समांतर हो, परस्पर समांतर हो, यदि दो सदिश परस्पर समांतर हो, तो ये देखिए एक सदिश का नाम क्या है? एक सदिश है ए वेक्टर, दूसरा सदिश कौन सा है? बी वेक्टर। ये देखिए, और दोनों समांतर हैं। जब भी दो सदिश समांतर होते हैं तो उनके बीच में कितना कोण बनता है? तो उनके बीच में कोण बनता है 0 डिग्री। पता है ना बात? अब हमें इन दोनों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। तो अदिश गुणनफल क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या फॉर्मूला होता है? ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर का परिमाण ए, बी वेक्टर का परिमाण बी, दोनों के बीच में एंगल कितना है? कॉस। थीटा कितना है दोनों के बीच में एंगल? 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया है? ए बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान आ गया है ए बी। इस तरह से हमारे पास आएगा। अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बात करते हैं, यदि दोनों सदिश समान हो, तो यदि दोनों सदिश क्या हो? एक समान हो, तो बिल्कुल एक समान हो तो क्या होगा? देखिए, यदि दोनों सदिश समान हो तो देखिए एक सदिश ये रहा, इसका नाम ए वेक्टर है, एक सदिश ये रहा, इसका नाम भी ए वेक्टर है।
और ये एक मिनट, ये दोनों समान हैं, ठीक है। और समान हैं तो दोनों के बीच एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच में कोण कितना है, 0 डिग्री। तो किस तरह से करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, यहां पर बी की जगह भी क्या है, ए ही है, दोनों सदिश समान हैं। तो ए वेक्टर का परिमाण ए, दूसरे ए वेक्टर का परिमाण ए, दोनों की दिशा सेम है तो क्या आ जाएगा, cos 0। cos 0 क्या होता है, एक, a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। यदि दो सदिश समान हो तो उनका बिंदु गुणनफल a स्क्वायर होगा। इसी तरह से अगर दो सदिश b वेक्टर डॉट b वेक्टर हो तो आंसर क्या आएगा, b स्क्वायर। सीधे सीधे बात याद रख लो। c वेक्टर डॉट c वेक्टर आएगा तो क्या आंसर आएगा, c स्क्वायर। d वेक्टर डॉट d वेक्टर आएगा तो क्या आएगा, d स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हों तो क्या होता है। यहां पे लिखते हैं यदि, नेक्स्ट पॉइंट, यदि दो सदिश, रुको एक मिनट, अभी इसी के एक समान के और उदाहरण आपको देता हूं, ठीक है। तो आपको पता है ये x दिशा होती है, x दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, आई कैप। ये y दिशा होती है, y दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, j कैप। और ये z दिशा होती है, इसमें एकांक सदिश होता है k कैप। मैं क्या बोल रहा हूं, यदि मुझे दो समान सदिशों का बिंदु गुणनफल करना हो तो मैं कैसे करूंगा, देखिए। तो आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप एक एकांक सदिश है जो एक दिशा की ओर होता है, दूसरा आई कैप एकांक सदिश है जो एक दिशा की ओर होता है। दोनों समान सदिश हैं, हां, तो इनका डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणनफल कैसे होगा। तो क्या करेंगे, आई कैप क्या करते थे पहले बताइए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में क्या करते थे, ए वेक्टर का परिमाण लिखते थे ए, बी वेक्टर का परिमाण लिखते थे बी, और लिखते थे cos थीटा। वैसे ही अब मुझे आई कैप का परिमाण लिखना है। आई कैप क्या है, एकांक सदिश, एकांक सदिश का परिमाण एक होता है, तो आई कैप का परिमाण क्या होगा, आई कैप का परिमाण क्या होगा, एक, ठीक है। इस आई कैप का परिमाण भी क्या होगा, एक। दोनों एक दिशा में है तो कितना एंगल होगा दोनों के बीच में, 0। तो cos 1 इंटू एक, cos 0 भी क्या होता है, एक, आंसर भी क्या आ जाएगा, एक। आ रही है बात समझ में। वैसे ही जे कैप डॉट जे कैप करना है। जे कैप क्या होता है, एकांक सदिश y दिशा में, तो जे कैप ये भी क्या है, एकांक सदिश y दिशा में। परिमाण कितना होगा जे कैप का, एक, इस जे कैप का भी एक, दोनों एक ही दिशा में है तो cos 0, आंसर क्या आ जाएगा, एक। आ रही है बात समझ में। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। वैसे ही सेम टू सेम अगर मैं के कैप डॉट के कैप करता हूं तो बता दीजिए आंसर क्या आएगा, एक। तो अब ये बात याद रखना आप हमेशा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में अच्छी तरह बताता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, कभी ना भूलें इसे, कभी ना भूलें। देखिए आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, एक। जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है, एक। के कैप डॉट के कैप क्या होता है, एक। ठीक है, ये मान आपको हमेशा याद रखना है। आगे देखिए, यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हों तो यहां बात करेंगे यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हों तो, यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो क्या बात करेंगे। देखिए मान लीजिए एक सदिश है, ये रहा ए वेक्टर, और दूसरा सदिश है हमारे पास बी वेक्टर, ये रहा, और दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इनका बिंदु गुणनफल क्या होगा। तो देखिए
क्या फॉर्मूला होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का परिमाण ए, बी वेक्टर का परिमाण बी, और दोनों के बीच में एंगल कितना? 90, तो क्या बन जाएगा? cos 90, और cos 90 कितना होता है? 0। तो कभी भी दो सदिश अगर परस्पर लंबवत हो जाएं तो आंसर क्या आएगा? 0। याद रखिएगा, लंबवत सदिश में 0 आंसर आएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, आपको पता है x दिशा के अनुदिश सदिश होता है i कैप, एकांक सदिश, y दिशा में j कैप, z दिशा में k कैप। यदि हम इसी प्रकार से i कैप डॉट j कैप करें तब भी हम लंबवत सदिशों का ही बिंदु गुणनफल करेंगे। देखिए, i कैप और j कैप के बीच में कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। i कैप का परिमाण कितना है? 1। j कैप का परिमाण कितना है? 1। और दोनों के मध्य कोण कितना है? cos 90 डिग्री। देखिए, i कैप और j कैप के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। j कैप और k कैप के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। सभी x, y, z तीनों अक्षों के मध्य कोण कितना होता है? परस्पर 90 डिग्री कोण होता है। यह बात आपको 10th क्लास में भी पता होगी। ठीक है, तो i कैप डॉट j कैप कितना हो गया? इसका परिमाण 1, इसका परिमाण 1, और एंगल कितना? 90 डिग्री, तो cos 90, और cos 90 कितना होता है? 0। तो i कैप डॉट j कैप कितना आ जाएगा? 0। उसी प्रकार से j कैप डॉट k कैप, इस j कैप मतलब y दिशा, k कैप मतलब z दिशा, सेम cos 90, और इसका आंसर भी आ जाएगा 0। और इसी प्रकार से i कैप डॉट k कैप करेंगे तब भी आंसर 0 आएगा, k कैप डॉट j कैप करेंगे तब भी आंसर 0 आएगा। इसका मतलब अलग अलग एकांक सदिशों का बिंदु गुणनफल करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, और एक समान जैसे i कैप के साथ i कैप की बिंदु गुणनफल करेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। j कैप डॉट j कैप करेंगे 1 प्राप्त होगा, k कैप डॉट k कैप करेंगे 1 प्राप्त होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना? पूरी बात समझ में? ओके, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण बात करते हैं, सदिश या अदिश गुणनफल के गुणधर्म। अदिश गुणनफल के गुण धर्म क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो सबसे पहला गुणधर्म होता है, पेपर में कई बार पूछते हैं कि सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आप बोले सर क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है? बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम सदिश में अदिश गुणनफल में हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय, क्रम का आगे पीछे लिखना। हम देखिए, इसका एक आपको मैंने बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है, सदिश गुणनफल भी होता है। तो सदिश गुणनफल में ये हम आगे पीछे नहीं लिख पाएंगे, ये हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं लिख पाएंगे। देखिए, अगर यहां पर यदि सदिशों का हम तिर्यक गुणनफल करते, ये देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता, क्या करते? सदिशों का तिर्यक गुणनफल, उसमें हम क्रम विनिमय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगले लेक्चर में पता लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पता लगेगा। तो हम बिंदु गुणनफल में ऐसा कर सकते हैं। देखिए, इसमें नहीं कर सकते, तिर्यक गुणनफल में क्रम विनिमय नहीं कर सकते, तो लिखेंगे सदिश के तिर्यक गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, जबकि सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय का पालन करता है। हम इसका क्रम को विनिमय कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम लिख रहे हैं, यहां पर एक सदिश है 2i कैप और दूसरा सदिश है 3j कैप मान लीजिए, या दूसरा सदिश है
5 आई कैप, तो हम इस चीज को विनिमय भी कर सकते हैं। 5 आई कैप को पहले लिख सकते हैं, फिर 2 आई कैप को बाद में लिख सकते हैं। हमारे पास आंसर दोनों ही स्थिति में 2 इंटू 5 कितना होता है 10, और आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 10। फिर से बोल रहा हूं 5 इंटू 2 कितना होता है 10, और आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 1। तो दोनों ही स्थितियों में आंसर हमें एक समान प्राप्त होगा। तो क्या बताया मैंने आपको कि दो सदिशों का जो बिंदु गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय का पालन करता है। क्रम विनिमय का मतलब क्रम को आगे पीछे लिख सकते हैं, जबकि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। एक और नियम देखते हैं लास्ट, उसके बाद हम क्लास को पूर्ण करेंगे। लास्ट नियम है बस, देखिए। तो यहां पर बात करेंगे सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिशों का अदिश गुणनफल वितरण नियम का भी पालन करता है। वितरण नियम का पालन करता है। अब वितरण नियम क्या होता है बस देख लीजिए लास्ट, बहुत आसान है ये भी, बिल्कुल आसान। तो देखिए जैसे कि एक सदिश है ए वेक्टर, ठीक है, इसका हमें बिंदु गुणनफल करना है दो सदिशों के योग से, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से करना है। तो हम कैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि बी और सी को जोड़कर फिर उसकी वैल्यू को हम ए वेक्टर से बिंदु गुणनफल कर दें, या ऐसे भी कर सकते हैं कि गुणा कर दें ए वेक्टर की पहले बी वेक्टर से अदिश गुणनफल कर दें, फिर ए वेक्टर का प्लस लिखें, फिर ए वेक्टर का सी वेक्टर से अदिश गुणनफल कर दें। ये बात समझ में आई बेटा आपको? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जैसे कि नॉर्मल हम गुणा करते हैं ना, वैसा कि हम अदिश गुणनफल में भी कर सकते हैं। तो ये चीज हम इसे बोलते हैं वितरण नियम। उदाहरण आपको देता हूं मैं, जैसे कि 2 आई कैप है, यहां पे आ जाएगा मान लीजिए 5 आई कैप प्लस का 3 आई कैप। तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों को जोड़ दीजिए, 5 प्लस 3 होता है 8 आई कैप। इसकी गुणा कर सकते हैं अपन 2 आई कैप से, तो 2 इंटू 8 कितना हो गया 16, और आई कैप डॉट आई कैप कितना आ गया 1। ये भी बात कर सकते हैं। या हम ऐसा कर सकते हैं, पहले ए वेक्टर डॉट बी करेंगे, मतलब 2 आई कैप की 5 आई कैप से करेंगे, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा अपने पास 1। फिर अपन क्या करेंगे, 2 आई कैप की 3 आई कैप से करेंगे, तो 2 इंटू 3 6, आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 1। तो 10 प्लस 6, तब भी आंसर हमारे पास 16 ही आएगा। तो वितरण नियम है कि हम चाहे ऐसे सॉल्व कर लें, चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आपको आज का लेक्चर समझ में आया? आज बहुत ही, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिव है, थोड़ा जटिल है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि आपको बिल्कुल सरल तरीके से इसको मैं समझाऊं। फिर भी अगर कोई आपके डाउट रह गया है तो कमेंट में निसंकोच आप कमेंट करें, मुझसे पूछें कि सर ये डाउट है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम आपको पढ़ाने के लिए तत्पर हैं। तभी तो कहते हैं कि आपकी पढ़ाई हमारी जिम्मेदारी, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है ये, उसको हम समझते भी हैं। तो आप आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस को इसी तरह से प्यार देते रहिए, इसी तरह से मोहब्बत देते रहिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।